नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है भारतीय संविधान की वन लाइनर फोर्थ पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ये हम लोग जो है भारतीय संविधान को जो है टोटल जो है वन लाइनर के माध्यम से देख रहे हैं। यूपी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो लगा हुआ है आने वाले समय में, तो उसको लेकर के जो है ये जो सीरीज़ है चल रही है। तो जो भी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टेबल्स के माध्यम से जो है ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। करंट अफेयर्स को भी वन लाइनर के माध्यम से ही देखा जाएगा। तो इससे जो है क्या होगा कि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का वन लाइनर पार्ट 4। तो फोर्थ पार्ट में जो है ये क्लास जो है इसमें वन लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको देखते हैं। तो राज्यसभा के संगठन या संरचना के बारे में उपबंध जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा के बारे में बताता है और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक है ना, 81 वाला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का वो लोकसभा के बारे में और 80 राज्यसभा के बारे में। और राज्यसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। और राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। और 245 में से जो इस समय जो है 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं 12 जो मनोनीत होते हैं वो बेसिकली साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से आते हैं। ठीक है ना, साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में कितने सदस्य जो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो जो टोटल जो हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा से और सदस्य राज्यों से जो है जो चुने जाते हैं वो एक तरह से आप अगर टोटल जो इस समय हैं वो 233 हैं, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 250 से अगर हम लोग 12 सदस्य घटा दें तो 238 जो है सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनकी सदस्य राज्यसभा सदस्य के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? जो तो दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं, जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इनके जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये 2 यूनियन टेरिटरी जो है ये राष्ट्रपति के भी जो निर्वाचन में जो है ये भाग लेते हैं। ठीक है, इनके सदस्य। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, निम्न सदन जो है वो लोकसभा बोला जाता है और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा बोला जाता है। ठीक है, तो उच्च सदन की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा सदस्यों में चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो मैंने अभी बताया कि सभी राज्यों के और सभी संघ राज्य क्षेत्र जो हैं, जो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा। ठीक है ना, तो सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है खुले मतदान द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है? तो ये जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय समानुपाती नीति के द्वारा, जिसके द्वारा इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुनाव भी जो है किया जाता है इसी प्रणाली द्वारा। तो राज्यों को राज्यसभा के प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। तो किसी भी राज्यसभा के कितने मेंबर्स होंगे वो जनसंख्या पर डिपेंड होते हैं कि किस प्रदेश की जनसंख्या। अभी जैसे 31 सदस्य हैं यूपी के सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, लोकसभा के 80
और राज्यसभा के 31, ठीक है, लार्जेस्ट जो है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर जो है राज्य का एक राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है सदस्य, एक स्थान। तो मतलब एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर जो है न्यूनतम 10 लाख की संख्या, तो उस पर जो है एक राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है न्यूनतम आयु जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो 30 वर्ष होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है, ठीक है ना। इससे पहले हमने उच्च सदन या स्थायी सदन जो है बोला जाता है राज्यसभा, ठीक है ना। तो स्थायी सदन इसलिए बोला जाता है कि ये कभी विघटित नहीं होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है 31 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के हैं, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। तो संसद के किस सदन के 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, तो राज्यसभा के, ठीक है, हर 2 साल में जो है 1/3 हट जाते हैं, ठीक है। और जो 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वो कहाँ से लिया गया है, उसको जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, किए जाते हैं। तो ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, ये हम बता चुके हैं कि ये जो है आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, इस प्रावधान को। और इसमें जो है 4 क्षेत्र होते हैं, तो कह रहे साहित्य, ठीक है, फिर क्या बताया था, कला, फिर विज्ञान, फिर उसके बाद समाज सेवा, ठीक है ना, समाज सेवा। तो ये जो 4 क्षेत्र होते हैं जिनसे ये 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद राज्यों को राज्यसभा के किस आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर बता ही दिया है। कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, तो ये कार्यकाल जो राज्यसभा का होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। और विश्वास प्राप्त करने के लिए, जैसे संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है, तो लोकसभा का, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, आर्टिकल 75 में कहा गया है, ठीक है। संसद के किस सदन द्वारा पारित विधेयक द्वितीय सदन द्वारा कितने दिन के पास रखने के राष्ट्रपति उस पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो 6 माह तक जो अगर कोई अपने पास रखता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया और उसके बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा में वो डला रहा 6 महीने तक, तो उसके बाद जो है विदिन 6 मंथ तक डला रहेगा, तो उसके बाद जो है वो एक जो है संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। और संयुक्त बैठक जो है आहूत मतलब स्टार्ट जो करेगा वो राष्ट्रपति जो है बुलाएगा, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है संयुक्त बैठक की वो कौन करेगा, संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है ना। तो किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का जो है नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो हमारे देश में जो है 31 हैं टोटल, तो अभी जो है चेंज हो गया है, तो 28 राज्य हो गए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 30। इस समय 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये जो है टोटल जो है मिलकर के जो है ये राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। टोटल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में बढ़ा करके जो है 8 हो गई हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है राज्यसभा का उपसभापति जो है अपना त्यागपत्र जो सभापति को देता है, और सभापति अपना त्यागपत्र कैसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। भाई उपसभापति होगा राज्यसभा का तो राज्यसभा का मेंबर ही होना चाहिए, तो इसलिए वो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देगा। और चूंकि उपराष्ट्रपति ही उसका सभापति होता है राज्यसभा का, तो इसलिए उपराष्ट्रपति तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और राज्य सूची के किसी विषय पर जो है जो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है, राज्यसभा को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि देखिए 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में केंद्र संघ सूची के विषय हैं, उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो संवर्ती सूची के विषय हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो वही है कि अगर मान लीजिए कोई
ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वैसे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जैसे समवर्ती सूची में होने के अलावा जो है जैसे कोई राज्य सूची का विषय है, उस राज्य सूची के विषय को जो राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके जो है उसको केंद्र सूची के विषय के हिसाब से लेना चाहिए, तो वो राज्यसभा को जो है ऐसा कर सकती है, राज्यसभा को पावर है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगर संसद की कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस प्रकार बहुमत द्वारा लिया जाता है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा वो जो निर्णय लिया जाएगा। जैसे किसी विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो 50% + 1 जो है उसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना, उस पर पास माना जाता है वो विधेयक। किन विधेयकों को पारित करने का संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते, तो पहले से पता है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है इन पर जो है हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ठीक है ना। और संविधान संशोधन विधेयक जो है वो जो 368 आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 368, और ये जो धन विधेयक है ये 110 में दिया है। बजट जो है ये जो है आपका 112 में दिया है। 117 में जो है आर्टिकल में ये वित्त विधेयक दिया गया है, 117 के कुछ प्रावधान है वो वित्त विधेयक में आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये भी हमें जानना चाहिए कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही जो है उसको जो है स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना, लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, राज्यसभा के पटल पर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा ही धन विधेयक जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है इसको जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बताता है, ठीक है। और धन विधेयक को लेकर के एक बात और है कि राज्यसभा में ये 14 दिन के अंतराल के बीच में जो है ये पास हो जाना चाहिए, नहीं तो इसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सभा में जो है ये किसी भी सदन में जो है ये स्टार्ट किया जा सकता है, और उसको जो है पारित जो है जब दोनों सदन जो है पारित कर देंगे उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति को इसको साइन करना जरूरी होता है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इनको राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है, ठीक है। और साधारण विधेयक है उसको राष्ट्रपति एक बार जो है वापस लौटा सकता है, दोबारा में नहीं लौटा सकता है, ठीक है ना, उसको साइन करना बाध्य हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में, तो पारित करने की प्रक्रिया पूछ रहे हैं, तो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 109 में है, ठीक है ना। और राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक रखता है, तो ये 14 दिन तक बताया मैंने अभी। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, राज्यसभा को विशेषाधिकार जो है ये 249 और 312 अनुच्छेद जो है इसके तहत जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं। विशेष अधिकार क्या है राज्यसभा के? विशेष अधिकार है किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करना, ये जो है राज्यसभा का जो है राज्यसभा की पावर इसमें है, ठीक है ना, ज्यादा है। और दूसरा जो है जो विशेष अधिकार है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर है, कि कोई भी सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के कोई कानून बनाना हो तो उसका जो है राज्यसभा का ये विशेषाधिकार है, ठीक है। उसके बाद आते हैं किसके हित में राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है, तो राष्ट्रीय हित का ये विषय है। जैसे ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है राज्यसभा का जो है स्पेशल पावर है कि राज्य सूची का कोई विषय है उसको जो उस पर जो कानून बनाना है तो वो राज्यसभा में ही जो है वो जो है पटल पर रखा जाना चाहिए, और वहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय हित में जो है वो कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं मैंने अभी बताया है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है अधिकार प्रदान करना ये राज्यसभा का होता है, जो है ये विशेषाधिकार होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का, ठीक है ना। तो जैसे 3 जो है ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और IFS, ठीक है ना। तो IFS में इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं बल्कि इंडियन IFOS बोल सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। 3 अखिल भारतीय सेवाएं बोली जाती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, भारतीय वन सेवा। तो नेक्स्ट जो आते हैं संसद का कौन सा सदन जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है ना। तो ये राज्यसभा में जो है ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन के कुल कितने वाचन होते हैं, तो किसी विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। देखिए पहले वाचन पर विधेयक जो है वो रखा जाता है पटल पर,
दूसरे वाचन पर उस पर जो है चर्चा होती है और तीसरे वाचन पर उसको पास किया जाता है। इसके बीच में जो है एक सेलेक्ट कमेटी भी होती है सभी दलों की, वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है बीच में, और उसके बाद जो है सेलेक्ट कमेटी जो है उस पर दीर्घ चर्चा करती है, उसके बाद वो सेलेक्ट कमेटी से वापस आता है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है जो वर्तमान सरकार है उसमें सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाता है, ज़्यादातर बिल जो है ऐसे ही पास हो जाते हैं, तो सेलेक्ट कमेटी में जाना जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो सरकारी विधायकों को संसद में कौन पेश करता है? सरकारी विधेयकों को, एक्चुअल में ये विधेयक है, सरकारी विधेयक जो है ये संसद में पेश करने का अधिकार जो है सरकार के कोई मंत्री पेश कर सकता है सरकारी विधेयक, क्योंकि वो सरकार का है, ठीक है। और संसद के किसी ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं है और उसको विधेयक जो है की संज्ञा दी गई है तो वो गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा, ठीक है। और साधारण विधेयक जो है संसद के सदन में पेश किया जाता है, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है साधारण विधेयक, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि किस वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? देखिए द्वितीय वाचन के दौरान जो है, ये अभी मैंने बताया था समिति गठित, सेलेक्ट कमेटी जो है ये उसी को बात कर रहे हैं कि सेकंड वाचन के दौरान जो है ये सेलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है। क्या ऐसा करना मैंडेटरी है, जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी को ही कोई बिल जो है वो भेजा जाए, ठीक है। कोई भी विधेयक जो है बिना सेलेक्ट कमेटी के भी वो है पारित कर दिया जाता है, लेकिन अमूमन जो है जो प्रक्रिया जो है वो सेलेक्ट कमेटी से होते हुए ही आती है, ठीक है। तो किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो प्रतिवेदन चरण जो है महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वो रखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक का मतदान कराया जाता है? तो लास्ट में जो है वो विधेयक पास होगा कि नहीं होगा तो उसका मतदान जो है तृतीय वाचन के दौरान कराया जाता है, ठीक है। और किस एक सदन में विधेयक को पारित होने की अंतिम व्यवस्था क्या है? वही है तृतीय वाचन है, ठीक है ना, उसी में पारित होता है। फिर किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये बताया भी जा चुका है कि 108 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें जो है ये प्रावधान किया गया है संयुक्त अधिवेशन का, ठीक है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है किसी विधेयक पर विचार के लिए कौन बुलाता है? तो ये आहूत जो शब्द है, आहूत, तो ये आहूत शब्द का ही मतलब होता है बुलाना, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। तो वो भी ये है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। उसके बाद और वो कब बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी विधेयक को लेकर के जो है वो एक तरह से मतभेद होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है उसको बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है। तो अब तक कुल कितनी बार किसी विषय पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो 3 बार बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में, ठीक है। उस पर अभी आते हैं हम लोग, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो 111 अनुच्छेद जो है इसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है उसको जो है विधेयक को जो है साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक है। धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया है? 110 अनुच्छेद में किया गया है, वो मैंने बता दिया है। और इसको जो है धन विधेयक को पारित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है, उस प्रावधान को क्या कहा, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? वो 109 में दिया गया है, ठीक है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? यह है लोकसभा में। फिर उसके बाद आते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ठीक है। ये तो हम लोग दोबारा बता ही रहे हैं। वित्त विधेयक को पेश करने की किसकी सिफारिश आवश्यकता होती है? भी राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है, ठीक है। वित्त विधेयक इन बातों में धन विधेयक के समान है, ठीक है। तो लोकसभा में पेश किया जाता है, पहली बात तो ये है। तो वित्त विधेयक होगा या धन विधेयक होगा वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा जो है कि वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश राष्ट्रपति की पर ही पेश किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। तो ऐसा ही है जो है धन विधेयक को भी है, तो समान है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक जो है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है आहूत करता है, ठीक है। तो उसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, ठीक है। और वित्त विधेयक और धन विधेयक को लेकर ऐसा कहा गया है। हम एक चीज और कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक जो हैं वो वित्त विधेयक हैं, ठीक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो हैं वो धन विधेयक नहीं है, ठीक है।
अब आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किसी वित्त विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन से पारित किया जाना चाहिए। तो 75 दिन। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, ठीक है। फाइनेंस बिल और मनी बिल में फर्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष उस पर मार्किंग करता है कि ये धन विधेयक है, ठीक है। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत संसद में सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और संसद को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहले भी हम इसको ये पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है। संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है? तो देखिए, स्थगन शब्द जो है, किसी सत्र का स्थगन जो है वो, अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा स्थगित हो गई तो कौन करता है? तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा को स्थगन करना है तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति अर्थात तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद जो है, संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का, ठीक है ना। तो ये पहले से ही डिस्कस कर दिया जा चुका है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 168 में मैंने बताई है, और भाग 20 में जो है ये प्रक्रिया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ये ली गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण ये कहा जाता है, संविधान में इस शब्द को जो है यूज किया गया है अनुच्छेद 112 में। बजट शब्द को जो है ये यूज नहीं किया गया है। बजट शब्द को का यूज जो है, का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग जो है वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया है, जो कि 112 में अनुच्छेद में निहित है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, बजट संसद के समक्ष किसकी अनुमति से रखा जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। संसद का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान, और सत्रावसान के बाद सत्र की आहूत यानी स्टार्टिंग, और जो है संसद का सत्रावसान वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए, लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति की पावर है। किसी भी संसद को का सत्र जो है वो स्टार्टिंग होने जा रहा है तो उसमें राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति जो है वो स्टार्टिंग करवाता है, ठीक है। एंड हो रहा है, सत्रावसान हो रहा है तो भी राष्ट्रपति करवाता है। लेकिन अगर बीच में जो कार्रवाई हो रही, जैसे स्थगित हो गई, लोकसभा स्थगित हो गई या राज्यसभा स्थगित हो गई, है ना, तो बीच की जो भी कार्रवाई होती है वो लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ पर सभापति करता है, ठीक है ना। सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? किसी चालू सत्र की समाप्ति या अंत को सत्रावसान कहा जाता है, ठीक है ना। तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा विघटित कब होती है? लोकसभा का विघटन जो है एक तरह से लोकसभा भंग होना। तो लोकसभा का भंग कौन करता है? ये राष्ट्रपति करेगा। कैसे भंग होगी? मंत्रिपरिषद जाकर के अपनी जो है एक तरह से त्यागपत्र दे देगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका बोली जाती है। और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो चीफ होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो या तो मंत्रिपरिषद, अगर कोई मिनिस्टर जाकर के जो है इस्तीफा देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना। लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो ऑटोमेटिक जो है वो जो मंत्रिपरिषद जो है उसको खत्म, वो उसका इस्तीफा भी मान लिया जाता है। और इस तरीके से जो है लोकसभा जो है वो विघटित हो जाती है, यानी लोकसभा भंग हो जाती है। उसके बाद जो है उस तारीख से जो है चुनाव जो है वो कराना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग वहां पर फिर एक्टिव हो जाता है। तो चुनाव आयोग जो है फिर चुनावी प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। किन पदाधिकारियों को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं? देखिए, जितने ही खास पदाधिकारी है जो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो और जो भी इम्पोर्टेंट पदाधिकारी, उनको सभी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति है, संसद के 4 अधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष और उपसभापति, सभापति। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, सीएजी तो बता ही दिया। उसके बाद जो है चुनाव आयुक्त हो गए। तो जो भी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन सभी को जो है ये वेतन जो है संसद की ये संचित निधि से भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है ना, वेतन। उसके बाद किसकी सिफारिश
पर अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं। तो अनुदान जो है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है ये दिया जाता है। संचित निधि को स्थापित करने के लिए बारे में जो है वो बंद किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 266 अनुच्छेद है, इसमें इस आर्टिकल में जो है दिया गया है। ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक? तो विनियोग विधेयक होता है। ठीक है, उसको जो है संचित निधि से धन निकाला जाता है। तो विनियोग विधेयक को एप्रोप्रिएशन बिल भी बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है ना। उसके बाद जो है कौन सा प्रस्ताव संसद की कार्यवाही तुरंत रोककर किसी विशेष मामले के विचार करने पर? तो ये जो प्रस्ताव है ये है काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। कहने का मतलब है 0 आवर में जो संसद जब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा जब स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए 11 से 12 बजे का टाइम है, तो ये हो गया प्रश्नकाल। ठीक है, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल हो गया। उसके बाद जो है कोई जो है प्रश्नकाल के बाद जो है वो ये प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है। शून्यकाल में जो होता है कि विशेष कोई भी बात है, जैसे मान लीजिए अभी इस समय जो है ये कोई भी आपदा आ गई है, मान लीजिए कोई जो है तूफान आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, कहीं पे भी कोई ऐसा मामला आ गया, कानूनी मामला जो बहुत ही दिक्कत दे रहा है, मणिपुर की हिंसा से संबंधित मामला है, या फिर कोई विधेयक जो है उसको लेकर के मामला है, ऐसा कोई भी मामला, विधेयक का मामला तो चलो प्रश्नकाल में ही आएगा, लेकिन ऐसा कोई मामला जो राष्ट्रीय क्षति करता है या कहीं पे भी कोई दिक्कत क्रिएट करता है, तो ऐसे मामलों को जो है तुरंत जो है उसको काम रोक करके जो है उस मामले पर जो है एक तरह से चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो है काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है ना। तो लोक महत्व के किसी आवश्यक विषय की ओर किस मंत्री का ध्यानाकर्षित करते हुए कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ही किसी विषय को जो है या काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से जो है ये ध्यान आकर्षित किया जाता है किसी मंत्री का। ठीक है ना, किसी आवश्यक विषय पर, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है। ठीक है। और ये जो होता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के जो है उसको जो है ये प्राकृतिक क्षेत्र में सीमित किया गया है, कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, ध्यानाकर्षण सूचना या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, वो एक ही चीज है। फिर संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, तो शून्यकाल जो है ये जैसे टाइन्योर है हमारा 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, और शून्यकाल में ही ज्यादातर चर्चा की जाती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो वो प्रश्नकाल को भी जो है रोक करके जो है चर्चा जो है ऐसे किसी विषय पर जिसमें जो है राष्ट्रीय क्षति हुई है या ऐसा कोई विषय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर विषय है, उस पर जो है चर्चा करा जाना जो है वो शून्यकाल के दौरान होती है। और वो जो चर्चा है वो 11 से 12 के बीच के बाद जो प्रश्नकाल होता है उसमें भी कराई जा सकती है, काम रोको प्रस्ताव को लेकर या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, या फिर शून्यकाल में भी कराई जा सकती है। ठीक है ना। तो प्रश्नोत्तर सत्र किसे कहा जाता है? तो जैसे शून्यकाल जो है इसको जो है ये प्रश्नोत्तर नहीं, ये गलत है, यहाँ पर ये इस तरह नहीं है, ये प्रश्नोत्तर सत्र जो है एक तरह से बोल दिया गया है उसको, लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर सत्र जो है इसको शून्यकाल कह सकते हैं। और लेकिन जो है जो मेन जो 11 से 12 वो प्रश्नकाल है, वो प्रश्नकाल है वो जो हमारा 11 से 12 है। ठीक है। और शून्यकाल का देखिए 12 से 1 समय दे रखा है। ठीक है ना। और 11 से 12 प्रश्नकाल का समय है। तो प्रश्नोत्तर सत्र भी कह सकते होंगे शून्यकाल को। ठीक है। लेकिन ये प्रश्नोत्तर सत्र प्रश्नकाल नहीं होता है। ठीक है ना। प्रश्नकाल 11 से 12 होता है और 12 से 1 जो है ये शून्यकाल होता है। ठीक है। तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा जो है शून्यकाल की अवधि हो सकती है। सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव जो है इसको भी रखा जा सकता है कि सरकार पर विश्वास खत्म हो गया है तो कोई संसद का सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव को रख सकता है। ठीक है।
लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही वो मंत्रिपरिषद जो होती है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर क्या परिणाम होता है? तो निश्चित बात है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब और किसके विरुद्ध लाया गया था? तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 1963 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है ना। उसके बाद जो है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यसभा में पराजित होने के लिए उसको, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा से जो लोग चुन के आते हैं वो डायरेक्टली जो है चुन के आते हैं, तो इसलिए जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसलिए अगर राज्यसभा में जो है जो कोई बात होती है वो पराजित हो जाती है मंत्री, ये एक तरह से सरकार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। ठीक है। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर जो है मौखिक रूप से देना होता है मंत्री को, खड़े होकर के जो है मंत्री को उसका उत्तर देना होता है। तो तारांकित, उसको जो है स्टार मार्क किया जाता है कि तारांकित प्रश्न जो है उसको जो है उत्तर जो है मौखिक रूप से देना जरूरी है, और ये एक तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। और इसे पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछा तारांकित, तो मंत्री जी ने उत्तर दिया, तो उसके बाद अगर कोई और प्रश्न उससे संबंधित है तो उसका पूरक प्रश्न हो जाता है वो, तो पूरक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और गैर तारांकित प्रश्न, जो तारांकित प्रश्न नहीं होते हैं, तो उनको रिटर्न में ही उसको दे करके जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन की सूचना सदन में दी जानी चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन की सूचना जो है वो दे देनी चाहिए पहले। कोई भी आंसर चाहिए होगा जो कि मंत्री खड़ा होकर देगा, जिस प्रश्न का उत्तर, वो 10 दिन के अंदर जो है उसकी सूचना दिया जाना चाहिए। ठीक है, उससे 10 दिन तक जो है वो, ताकि उस विषय पर जो है जो भी हो वो सूचना जो है वो पुख्ता हो सके। और जो भी सूचना, याद रखिएगा कि जो भी सूचना सदन में दी जाती है किसी मंत्री के द्वारा, वो सूचना जो है वो सत्य ही होती है। ठीक है, पूरी तरह से उसको जो है पहले से ही उसको चेक कर लिया जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो है, वीडियो क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो निश्चित बात है कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी भारतीय संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको लेकर के। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है हम लोग फिर से जो है वन लाइनर की जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, जो भारतीय राज्य व्यवस्था या कह सकते हैं भारतीय संविधान की, तो वो सीरीज जो है चौथा पार्ट है ये। 5वां पार्ट जो है जल्दी ही आपके समक्ष जो है उसको लाया जाएगा। और जीएस तैयारी प्लेटफॉर्म जो है सभी जीएस तैयारी चैनल जो है सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर और कोई प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जीएस तैयारी 9 अगर आप डालते हैं तो आपको इसके माध्यम से जो है टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, जीएस तैयारी 9। ठीक है। अब बेसिकली आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, और gstayari.com जो है ये हमारा जो है एक तरह से वेबसाइट है। तो gstayari.com के माध्यम से भी आप जो है डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स देख सकते हैं। जीएस तैयारी 9 में भी जो है करंट अफेयर्स को मैं जो है दे देता हूँ PDF, और ये टेलीग्राम में। और उसके बाद जो है आप लोग जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जो है, इंस्टाग्राम में भी जो है हमारा जीएस तैयारी के नाम से जो है चैनल है, तो इंस्टाग्राम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो उनको जो है एक तरह से रील के माध्यम से या फिर जो है फोटोज़ के माध्यम से, जो है पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाती है। इसके अलावा जो है फेसबुक में पेज अवेलेबल है, ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और साथ साथ में जो है हमारा शॉर्ट्स का चैनल जो है ये आ चुका है। शॉर्ट्स का चैनल जो है जीएस तैयारी शॉर्ट्स जो है, जीएस तैयारी शॉर्ट्स करके जो है आप
उसको डाल सकते हो। उसमें शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम जो है मैं जो है कि आप लोग को जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट कोई सब्जेक्ट को लेकर के कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है शॉर्ट्स में आप जो है देख सकते हैं। तो ये इसके अलावा जो है खबरी जो पॉडकास्ट है, तो खबरी पॉडकास्ट में भी आप लोग को जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जीएस तैयारी चैनल का। तो सोर्सेज जो है अभी मैंने बढ़ा दिए हैं, तो चाहे आप वेबसाइट के माध्यम से जाएं या ऐप जो है, ऐप भी जो है हमारा गूगल प्ले पर जो ऐप है, तो 3 ऐप हैं। एक जीएस तैयारी के नाम से है, फिर एक जीएस तैयारी ऐप के नाम से है, फिर एक जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल के नाम से है। तीनों ऐप जो है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल जो है उस पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट होती रहती है, और करंट अफेयर्स के अलावा जो है बाकी दो हैं उन पे भी अपडेट होती है। और साथ साथ में जो है एक चीज़ है कि टेस्ट जो एग्जामिनेशंस हैं वो जो है टेस्ट सीरीज जो है तीनों में अवेलेबल है। और कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और उन कोर्सेज को परचेज करने के बाद जो है आप लोग को अदर बेनिफिट मिल सकता है। और मेंबरशिप है 499 रुपीज़ पर मंथ की, तो उसको भी आप जो है इसको ले सकते हैं। तो अभी तक जो है इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका जो है जानकारी उसकी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।